क्लास लास्ट टाइम हमने कंफर्मेशनल आइसोमरिज्म इन ईथेन जो है उसको डिटेल में डिस्कस किया था। उसका कंफर्मेशनल एनालिसिस जो है वो हमने ईथेन का स्टडी किया और हमने ये देखा कि किस तरह से स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड जो कंफर्मेशन है उनमें एनर्जी का डिफरेंस जो है वो किस वजह से आ रहा है और स्टेबिलिटी जो है वो किस तरह से है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें सबसे पहले हम कुछ सब्स्टिट्यूटेड इथेन्स देखेंगे कि इथेन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच कर देते हैं तो फिर किस तरह से उसकी जो है वो मोनो सब्स्टिट्यूएंट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सच कोई बहुत ज्यादा कोई मामूली सा फर्क आपके पास हो सकता है उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस का, लेकिन अगर मोनो सब्स्टिट्यूशन होगी तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, वो तकरीबन उसी तरह रहेगा जैसे सिंपल ईथेन है। लेकिन अगर हम डाई सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर्स अगर हम उसके देखेंगे तो रहेगा तो हमेशा इक्लिप्स्ड फॉर्म ही अनस्टेबल फॉर्म, चाहे वो सिंपल इथेन हो, चाहे उस पर सब्स्टिट्यूशन मोनो हो या डाई सब्स्टिट्यूटेड इथेन हो। लेकिन उसके बाद जब हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट आते हैं तो फिर सिर्फ सिंपल एक जो हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं स्टैगर्ड की, वो नहीं रहता। हमारे पास दो से तीन डिफरेंट तरह के जो है ना वो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन बनती हैं। इस वक्त जो एग्जाम्पल मैं पढ़ रही हूँ उसमें दो डिफरेंट तरह के जो है वो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होंगी और उसमें यह है कि वो एनर्जी के लिहाज से भी जो है वो इक्वल नहीं होंगी। जितनी भी किस्म की स्टैगर्ड कन्फर्मेशन आपके पास बने तो वो इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन से तो हाई लो एनर्जी पर होंगी, लेकिन आपस में वो सेम जो है अगर वो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है तो एनर्जी इक्वल होगी उनकी। लेकिन अगर उनमें कोई डिसिमिलैरिटीज हैं, कोई सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो दो जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कितने दूर हैं एक दूसरे के साथ, तो उस बेसिस पर जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स की बेसिस पर उनकी जो एनर्जी है उसमें वेरिएशन हो सकती है। इसलिए इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन को मैं डिस्कस नहीं करूंगी। इक्लिप्स कन्फर्मेशन मतलब कि वो तो है ही अनस्टेबल होंगी ना, और वो किस तरह से बन सकती हैं, वो कैसे बनाई जा सकती हैं, तो वो आप खुद भी इनके लिए ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। अब मैं जो जहां पे मेरे पास जो एग्जांपल है वो है 1,2-डाइफ्लोरोइथेन की। अब 1,2-डाइफ्लोरोइथेन की मतलब जब मैं स्टैगर्ड और इक्लिप्स कन्फर्मेशंस बनाऊंगी तो मेरे पास जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन आएंगी वो ये दो तरह की आएंगी। एक ऐसी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होगी जिसमें मेरे पास जो है ये यानी 1,2-डाइफ्लोरोइथेन के केस में दो डिफरेंट तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक ये थी कि दोनों जो है वो 60 डिग्री के एंगल पर हो ऑलमोस्ट, ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन। और एक पॉसिबिलिटी यानी ये फ्लोरीन या तो इस साइड पर हो सकता है या इस, यानी ये एक दो या तीन, इन तीन पोजीशन में किसी भी पोजीशन पर हो सकता है ना, जो सेकंड कार्बन पर है। अब तो अगर यहाँ है या यहाँ है तो एक ही बात है, तीसरी पोजीशन उसकी ये है। तो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ दैट फ्लोरीन आपके पास दो तरह की वो है, एक तो गॉश भी कहा जाता है, इसको गाउची भी बोलते हैं। अब वो जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ वो 60 डिग्री पर हैं तो उसको हम गाउची स्टैगर्ड कहते हैं। और इस तरह की जो 180 डिग्री एंगल पर हों, जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं दो सब्स्टिट्यूएंट, उनको हम एंटी स्टैगर्ड का नाम दे देते हैं। अब इसमें हमने डिफरेंट एग्जांपल्स में फिर वेरिएशन होती है। कहीं पे स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ज्यादा यानी जो एंटी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू गाउची से, और कहीं पर जो गाउची है या गाउच कन्फर्मेशन है, गॉश कन्फर्मेशन जिसको हम कुछ लोग बोलते हैं, या गाउची है, जो भी आपको लगे सही आप उसको प्रोनाउंस कीजिए। तो वो जो है कहीं पे गाउची स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होती है। अब वो क्यों स्टेबल होती है, वो डिफरेंट रीजन होती है ना कहीं पे कोई एक्सेप्शनल केस आ रहा होता है, तो उसको हम देखेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपके पास गाउची स्टैगर्ड है या एंटी स्टैगर्ड है, उसमें क्या होता है कि जो गाउची स्टैगर्ड है उसमें दो ऐसे फैक्टर होते हैं, यानी कि मैं आपको बता देती हूँ कि गाउची स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल देन द एंटी स्टैगर्ड वन। दो ऐसे फैक्टर हैं जो कि गाउची को बज़ाहिर तो अनस्टेबल कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दो फैक्टर हैं जो उन फैक्टर्स पर भी डोमिनेंट हो जाते हैं जो उनको जो है वो लेस स्टेबल कर रहे होते हैं। उनमें दो फैक्टर्स हैं जो डिसफेवर कर रहे हैं गाउची को एज कम्पेयर टू एंटी स्टैगर्ड के। उसमें क्या है कि यहाँ पे दो वंडरवाल लिपर्शन,
लेकिन चूंकि फ्लोरीन का जो साइज है वो कंपैरेटिवली छोटा होता है, कोई बहुत ज्यादा बल्कि साइज नहीं है, तो कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, लेकिन है सही, यानी वंडर वॉल रिपल्शन है, जो कि एंटी स्टैगर्ड में मिसिंग है। दूसरी आपके पास यहाँ पे जाहिर है वो आपको पता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डायपोल्स क्रिएट हो जाएंगे ना, पोल्स क्रिएट हो जाएंगे, यानी यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, इधर इधर पार्शियल नेगेटिव, और इधर इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो वो जो पोल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जो सिमिलर पोल्स होंगे ना, तो जिसकी वजह से ये एक रीजन हो सकती है उसकी मतलब अनस्टेबिलिटी की, एज कम्पेयर टू जो है वो एंटी स्टैगर्ड, जिसमें आपके पास जो डायपोल रिपल्शन है वो भी कम मतलब होगी, और जो वंडरवाल रिपल्शन है वो भी जो है वो नहीं होगी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी दो रीजंस हैं, कुछ ऐसी रीजंस हैं जिनकी वजह से ये देखा गया कि अब जो है गाउची स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है वो ज्यादा स्टेबल है एंटी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन से, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जो है और फ्लोरीन जो है उसमें जो हाइपर कॉन्जुगेशन का एक फिनोमेना सा होता है, और वो तभी पॉसिबल होता है कि जब फ्लोरीन जो दो हैं, जिस जो फर्स्ट इसमें आपको दिखाया गया है, वो एक दूसरे के इतने मतलब इतने एंगल पर हों जितने एंगल पर ये मौजूद होते हैं। लाइक स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से ये थोड़ा सा जाहिर है वो एंगल थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, लाइक वो 71 डिग्री तक होता है, तो उसकी वजह से एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन का जो एक फिनोमेना हो रहा होता है उसकी वजह से वो जो है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। दूसरी जो वजह होती है गाउची स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी की, वो ये होती है कि जो देखिए मैंने आपको कहा कि सिग्मा और सिग्मा जब जब सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो या जैसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है ना, तो इसलिए जो आपके पास सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और एक आपके पास सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। तो सिग्मा वो होता है जो फिल्ड होता है और सिग्मा स्टार वो है जो अनफिल्ड है ना। अब आपके पास होता यह है कि गाउची स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो यानी कि उनकी ओरिएंटेशन इस तरह से होती है कि जो कार्बन टू हाइड्रोजन का जो सिग्मा ऑर्बिटल है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, वो और कार्बन टू फ्लोरीन जो सेकंड कार्बन के का कार्बन टू फ्लोरीन जो का जो सिग्मा स्टार है वो एक दूसरे के पैरेलल आ जाते हैं ना, इस तरह की जब उनकी ओरिएंटेशन होती है। तो जब ये एक एम्प्टी और एक फील्ड ऑर्बिटल जब एक दूसरे के पैरेलल आते हैं तो वो एक दूसरे को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक्लिप्स और स्टैगर्ड के दरमियान मैंने आपको बताया था, ठीक है। और सेम दूसरी साइड पर भी, यानी इस वाले कार्बन टू फ्लोरीन के सिग्मा स्टार को इस वाले कार्बन टू हाइड्रोजन का सिग्मा ऑर्बिटल जो है वो स्टेबलाइज कर रहा होता है। सो उसकी एक तो इस तरह के ये जो एक हाइपर कॉन्जुगेशन का एक फिनोमेना एग्जिस्ट कर रहा होता है जो कि इसको स्टेबलाइज करता है, और एक ये जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो एक ओवरलैपिंग हो रही है और एक स्टेबिलिटी, ये दो फैक्टर हैं, और ये दोनों फैक्टर जो हैं वो एंटी स्टैगर्ड वाली कन्फर्मेशन में नहीं होते, जिसकी वजह से जो है वो गाउची स्टैगर्ड जो कन्फर्मेशन होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू द एंटी स्टैगर्ड। यानी ये इतने ज्यादा उनको स्टेबल कर देते हैं कि ये वाले जो फैक्टर है जो उसको डिसफेवर कर रहे थे, इन पर भी वो हावी हो जाते हैं या उन पर भी वो डोमिनेंट हो जाते हैं। तो ओवरऑल जो उसका जो ऑर्डर आता है वो स्टेबिलिटी का होता है। अब आपके पास जो है वो इसी तरह अगर आपके पास 1,2 डाइक्लोरोइथेन या हम 1,2 डाइब्रोमोइथेन को देखें, जो कि वो भी फॉर एग्जांपल वो एक्स हैं, तो आपके पास उसमें भी गाउची और एंटी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन जो है वो कुछ ऐसे ही दो पॉसिबिलिटी बनेंगी आपके पास क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में भी। लेकिन अगर हमारे पास जो है वो इस केस में तो फ्लोरीन के केस में तो गाउची स्टैगर्ड जो था वो ज्यादा था, लेकिन इस केस में क्या होता है, क्योंकि चूंकि इसका साइज जो है वो बड़ा होता है क्लोरीन का और ब्रोमीन का एज कम्पेयर टू द जो है वो फ्लोरीन को अगर हम देखें, तो जो है जो साइज है एक तो वो आपके पास उसका बड़ा है जिसकी वजह से उसमें ज्यादा मतलब प्रोमिनेंट रिपल्शन हो रही है। दूसरा जो बॉन्ड लेंथ है वो लॉन्गर होती है उसके केस में हेलोजन ब्रोमीन, और उसमें तो वो जो डायपोल इंटरेक्शन है वो भी उस तरह से जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट है आपके पास यहाँ पे।
दूसरा ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन की कम सॉरी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्लोरीन और ब्रोमीन के। तो वो जो एक हाइपर कॉन्जुगेशन वाला फिनोमेना था हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, वो भी नहीं। यानी यहाँ पे आपके पास स्टीरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी आपके पास ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है। तो ये जो है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ज्यादा है, वंडरवॉल रिपल्शन ज्यादा है, लोअर स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन है वो हाइपर कॉन्जुगेशन वाले फिनोमेना से भी। तो जिसकी वजह से इस केस में आपके पास जो है वो एंटी स्टैगर्ड जो कन्फर्मेशन होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी। अब फॉर एग्जांपल हम जरा इसमें 1,2 डाइब्रोमो इथेन को जरा ज्यादा डिटेल में देख लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द टॉर्शनल स्ट्रेन, जाहिर आपको मैंने टॉर्शनल स्ट्रेन बताया हुआ है, और वंडरवाल स्ट्रेन जो है वो स्टेगर्ड, यानी स्टेगर्ड कौन सी, जिसमें एंटी में होते हैं दोनों ब्रोमीन, दिस कन्फर्मेशन विल बी मोर स्टेबल। अब मैंने आपसे कहा था कि इक्लिप्स्ड भी बनेंगी। अब इक्लिप्स्ड भी दो तरह की बनेंगी, एक फुली इक्लिप्स्ड होगी और एक पार्शियली इक्लिप्स्ड होगी। वो सेम यहाँ आपके पास फ्लोरीन के केस में भी बनेगी और क्लोरीन के केस में भी, लेकिन फ्लोरीन के केस में वहां ड्रॉ नहीं की गई थी। फुली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन फ्लोरीन के केस में भी वो होगी, क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में भी वो होगी, जिसमें दोनों ब्रोमीन एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल कन्फर्मेशन होगी क्योंकि उसमें दो हैवी एटम्स एक दूसरे के सामने आ गए हैं, तो बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी वहां पे। लेकिन दूसरी तरफ अगर जो पार्शियली इक्लिप्स कंफर्मेशन होगी उसमें एक ब्रोमीन और एक फ्लोरीन सॉरी एक ब्रोमीन और एक हाइड्रोजन पैरेलल आ रहे हैं, फ्लोरीन के केस फ्लोरीन और हाइड्रोजन फ्लोरीन। तो अगर इस वाली इक्लिप्स कंफर्मेशन को इससे कंपेयर करें तो इसकी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी इससे, क्योंकि यहाँ पे जब दो ब्रोमीन एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होगा फैक्टर यहाँ पे। सो इसलिए इक्लिप्स कंफर्मेशन में भी दो तरह की होंगी, इक्लिप्स में पार्शियली और फुली। फुली वो जिसमें दोनों ब्रोमीन एक दूसरे के सामने आगे बड़े साइज के, या दोनों फ्लोरीन आगे, जो जाहिर है हाइड्रोजन के मुकाबले उनका साइज बड़ा है, और पार्शियली इक्लिप्स में जिसमें एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन आ रहा है। अगर उसके अलावा दूसरी जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास जो हैं वो गाउची स्टैगर्ड हैं और एंटी स्टैगर्ड हैं। गाउची स्टैगर्ड मैंने आपको पीछे रीजन बता दी कि क्यों उसकी वजह से अनस्टेबल होगी। अच्छा, अब ये है कि मतलब कि डायपोल मोमेंट ऑफ एंटी कन्फर्मेशन जो होगी उसकी तो जाहिर है वो चूंकि वो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है, वो जीरो होगी। और गाउची के केस में कुछ डायपोल मोमेंट होगी क्योंकि जाहिर है यहाँ पे जो है वो ऑलमोस्ट 60 डिग्री के एंगल पर होते हैं, और एक्चुअल जो डायपोल मोमेंट है वो लाइक 1 है। तो इसका ऑप्शन, क्योंकि इसका मतलब ये है कि मतलब सारे का सारा जो है इंटायरली जो है वो एंटी की कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा मॉलिक्यूल, उसमें आपके पास है, यानी गाउची कन्फर्मेशन में भी है। यानी ये नहीं कि इक्विलिब्रियम पे 100% आपके पास कन्फर्मेशन ही मौजूद। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब हम इसको जरा दोबारा से इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें कि किस तरह से ब्रोमीन जो है वो जब एक दूसरे के साथ इक्लिप्सिंग में होंगे, किस तरह से एक दूसरे को जो है वो क्लोज होंगे और किस तरह उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, तो वो मॉडल से बताया गया है। सो द मेन डिफरेंसेस इन एनर्जी आर मेनली ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ ब्रोमीन एटम होगा, और जो है जैसे जैसे एज द ब्रोमीन एटम्स आर ब्रॉट क्लोजर टुगेदर थ्रू रोटेशन about the CC bond, they begin to crash into each other and their electron forced to occupy the same space, and they will repel one another, and this will result in steric strain. ठीक है, तो इसी तरह से ये आपको एनर्जी डायग्राम बनाई गई है। इसी तरह एग्जैक्ट आपके पास एनर्जी डायग्राम 1,2 डाइक्लोरो इथेन की भी बनेगी, और लेकिन फ्लोरीन के जो फ्लोरो के केस में क्या होगा कि उसके केस में जो है देखें यहाँ पे सबसे लोअर एनर्जी पर दिखाया गया है एंटी वाले को, लेकिन फ्लोरो के केस में सबसे लोअर एनर्जी पर गाउची होगा और कंपैरेटिवली थोड़ी सी हायर एनर्जी पर एज कम्पेयर टू गाउची के एंटी वाला होगा। तो ब्रोमीन और फ्लोरीन के केस में सबसे लोअर एनर्जी पर है आपके पास एंटी वो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, और फिर थोड़ी सी हायर एनर्जी बिकॉज ऑफ द रिपल्शन स्टेरिक हिंड्रेंस बिटवीन दीज टू, और वो जो डायपोल इंटरेक्शन था उसमें ये जो है वो गाउची इसलिए थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है। फिर उसके बाद सब एनर्जी का जो नंबर आएगा वो पार्शियली इक्लिप्स पे, और सबसे हाईएस्ट जो एनर्जी है वो आपके पास है फुली इक्लिप्स्ड की। ठीक है, अब आपके पास एक एग्जांपल है कि इसको आपने सॉल्व करना है। आइडेंटिफाई विच ऑफ दिस कन्फर्मेशन इज एंटी विच इज गाउची। इट इज वेरी इजी फॉर यू कि आप बड़े आराम से बता सकते हो कि एंटी कौन सी वाली होगी और गाउची कौन सी होगी।
वो जिसमें दोनों क्लोरीन जो है एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पर है वो गाउची है, और जिसमें वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो वो एंटी कन्फर्मेशन है। तो ये दो आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, ये आपने सॉल्व करनी है प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, अब अगर आपके पास, ये तो हेलोजेंस के केस था, हेलोजन के अलावा कोई और हो, फॉर एग्जांपल आपके पास OH लगा है और यहाँ X है, X आपके पास कोई और OH है इथाइलिन ग्लाइकोल में, यानी जिसमें डायोल आपके पास आ जाता है, मिथॉक्सी इथानोल है, यानी आपके पास जो है वो X कोई OR ग्रुप अटैच है, या हेलो इथानोल है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन वगैरह के केस में। इसलिए हम पहले दो कैटेगरीज पर फोकस करेंगे। So जो है compare the three staggered conformation of ethylene glycol. The anti-conformation of ethylene glycol is not the lowest energy conformation. The other two staggered conformation are actually lower in energy than the anti-conformation. So आपने इसकी जो है वो explanation जो है वो suggest करनी है कि ऐसा क्यों है, और ये आप जब उसकी स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो आपको उससे अंदाजा हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक्स आपके पास है, कुछ भी अभी आपको नहीं पता तो आप एक्स OH भी हो सकता है, एक्स OR भी हो सकता है, और एक्स कोई हेलोजिन भी आपके पास हो सकता है। सो आपने किस तरह से उसकी गाउची स्टैगर्ड और एंटी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन बनेंगी, और इसमें भी आपके पास पार्शियली इक्लिप्स्ड और फुली इक्लिप्स्ड आएंगी, और फुली इक्लिप्स सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगी, और देन पार्शियली इक्लिप्स जो है वो आपके पास होगा। अब आपके पास एक्स जो है वो कोई भी अगर है तो फॉर एग्जांपल, तो एक्स और OH जाहिर है इंटरेक्शन जो डिसफेवर उनको कर रही हैं, एक तो आप जानते हैं वंडरवाल रिपल्शन करेंगी, और दूसरी डायपोल डायपोल, क्योंकि ये एक्स भी कार्बन के साथ अटैच है तो यहाँ पे भी पोल्स क्रिएट होंगे, और कार्बन टू ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो पोल क्रिएट होंगे, तो वो सिमिलर पोल्स जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो वही वाली रीजन जो मैंने आपको हेलोजेंस के केस में भी बताई थी, जहां मैंने आपको डायफ्लोरीन का बताया था कि गाउची कन्फर्मेशन जो है वो क्यों अब थोड़ी सी डिसफेवर होगी एंटी के मुकाबले में, उसमें स्टीरिक हिंड्रेंस यानी वंडरवाल रिपल्शन है, और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। लेकिन वहां पर हमारे पास फ्लोरीन फ्लोरीन का केस था, तो फ्लोरीन का जो साइज था वो कदरे छोटा था, लेकिन अब यहाँ पर आपके पास आ गया है OH जिसका साइज बड़ा है। सो इसके अंदर यहाँ पे वंडरवाल रिपल्शन भी ज्यादा होगी और डायपोल डायपोल रिपल्शन भी ज्यादा होगी, जस्ट लाइक क्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन ब्रोमीन के केस में जो अभी आपने पीछे स्टडी भी किया है। सो ये तो पीछे वो दो रीजंस थी जो इसको डिसफेवर कर रही थी, लेकिन इस केस में कौन सी जो है वो वजूहात हैं जो इसको फेवर कर सकती हैं। एक तो अगर एक्स यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, फॉर एग्जांपल एक्स अगर यहाँ कोई हेलोजन है, या एक्स यहाँ पर कोई दूसरा OH है, या एक्स यहाँ पर कोई अल्कोक्सी ग्रुप यानी OR है, तो उसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। और यानी कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या कंडीशन होती है कि हाइड्रोजन का किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड होना, और उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का आ जाना, और फिर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लोन पेयर के साथ जो उसकी इंटरेक्शन बन गई। सो यहाँ पे गाउची का एक फायदा ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन, डायफ्लोरो के केस में तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन वाला फिनोमेना आपके पास आ गया था ना, तो यहाँ पे वो तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई है, जो कि अगर ये दोनों ग्रुप एंटी पोजीशन पर होंगे तो वो एक दूसरे से इतनी दूर है कि वहां इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। सो इंटरेक्शन जो डिसफेवर कर रही थी वो वंडरवाल रिपल्शन थी, डायपोल डायपोल रिपल्शन था, और वो वाली जो इंटरेक्शन जो उसको फेवर कर रही है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड है। और दूसरी जो रीजन है वो ये है कि जो कार्बन टू हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कार्बन टू एक्स के जो सिग्मा स्टार के इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, और कार्बन टू हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन टू हाइड्रोजन के जो सिग्मा बॉन्ड है वो दूसरी तरफ कार्बन और ऑक्सीजन के सिग्मा स्टार को स्टेबलाइज जो है वो कर रहे हैं। तो ये जो हैं वो एक डोमिनेंट फैक्टर्स आ जाते हैं उन दोनों के मुकाबले में। तो इसलिए इस केस में जो है वो गाउची, यानी अगर ये वाला सिनेरियो आपके पास होगा तो फिर गाउची की जो है वो प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी आपके पास। अच्छा, अब अगर हम बात डिटेल में करते हैं 1,2 ग्लाइकोल की, यानी इथाइलिन ग्लाइकोल की, जो मैंने अभी पीछे आपको पढ़ाया भी है, तो मैं जरा बताती चलूं कि किस तरह कन्फर्मेशन उसकी बनेगी, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड के रोटेशन से। यानी पहली वो आपके पास है जहां पे दोनों OH एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये फुली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन होगी।
ठीक है, यानी सिन को आप अगर नहीं कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसकी जगह आप फुली इक्लिप्स्ड कर लें, ठीक है, जहां वो एक दूसरे के पैरेलल हैं और डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री है। अच्छा, ये इक्लिप्स्ड है, और फिर जब वो 60 डिग्री एंगल पर आ गए तो वो गाउची स्टैगर्ड है, और फिर आपने मजीद 60 डिग्री उसको जब मूव करेंगे तो वो इक्लिप्स्ड आ जाएगा। तो ये इक्लिप्स्ड, पार्शियली इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन होगी आपके पास। वो नीचे नीचे आपके पास एंगल भी आपको बताया जा रहा है। फिर जब आप मजीद और 60 डिग्री आपने उस बॉन्ड को रोटेट किया तो ये एंटी स्टैगर्ड कंफर्मेशन आ गई, जब दोनों OH एक दूसरे से 180 डिग्री पर हैं। फिर 60 डिग्री रोटेट किया तो फिर पार्शियली इक्लिप्स्ड आया, फिर 60 डिग्री रोटेट किया तो आपके पास गाउची स्टैगर्ड आया, ठीक है, और फिर आपने उसको 60 डिग्री दोबारा से किया तो वापस आपका वही फुली इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन आ गई। तो इसी तरह बाकी आप सब्स्टिट्यूएंट्स लगा के भी आप इस तरह की कंफर्मेशन जो है वो बना सकते हैं इसकी। अब आप जानते तो हैं कि इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन सी वाली है, लेकिन हम इसको दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं। इन केस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया भी है कि चूंकि जब गाउची स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होंगी, दो OH एक दूसरे के इतने करीब होंगे कि वहां इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से जो गाउची फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी एंटी कन्फर्मेशन से। सो बिकॉज देयर विल बी नो सच हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल इन एंटी कन्फर्मेशन, और जो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है वो मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करेगी अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 किलो जूल पर मोल, यानी 20 to 30 किलो जूल पर मोल एनर्जी उसकी लो हो जाएगी। तो अगर स्टेगर्ड कन्फर्मेशन गाउची स्टेगर्ड को अगर वो वंडरवाल रिपल्शन है या वो डिस्टेबलाइज कर भी रही थी तो इतना और वो 20 to 30 किलो जूल पर मोल से कम डिस्टेबलाइज करी थी, तो ये डोमिनेंट हो गया, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां हो गई, और वो जो सिग्मा और सिग्मा स्टार का इंटरेक्शन है, तो ये दो फैक्टर उसको मजीद जो है वो स्टेबल कर देते हैं। सो जैसे कि हमने देखा कि द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज गाउची ड्यू टू द हाई स्टेबलाइजेशन इंड्यूस्ड बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन। अब आपने ये देखना है इथेनॉल अमाइन, यानी अब अगर OH की जगह यहाँ NH2 हो, ठीक है, तो फिर उसमें क्या होगा, सिमिलरली ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन, ठीक है, कि यहाँ पे आपके पास यानी हेलोजन अगर हो वो भी गाउची फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, वो पे अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। और NH2 के केस में भी सिमिलर फिनोमेना ही आप देखेंगे। यहाँ पर भी क्या होगा कि इफ ये NH2 और OH फुली इक्लिप्स्ड, ये क्या है, ये गाउची और गाउची स्टैगर्ड, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और यहाँ पे ऐसी कुछ भी नहीं हो रहा। सो इसलिए द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ इथेनॉल amine is the gauchi, due to the high stabilization induced by the intramolecular hydrogen bonding। इसी तरह एसिटाइल कोलिन अगर आप देखें, एसिटाइल कोलिन में क्या है, ये जो फंक्शन के अगर वो दोनों फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे के पैरेलल हैं तो वो फुली इक्लिप्स्ड है, अगर वो 60 डिग्री पर आ गए दोनों ग्रुप्स तो वो गाउची स्टैगर्ड है। फिर आपने मजीद उसको 60 डिग्री पर किया तो वो जब एक हाइड्रोजन और एक फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं तो वो पार्शियली इक्लिप्स्ड, और फिर वो एक दूसरे के एंटी पर आ रहे हैं तो वो एंटी जो है वो आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपके पास ये एसिटाइलिन कोलिन है, ये वाला जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है इसकी आप रोटेशन स्टडी कर रहे हैं, और ये इन पे जो है जो फंक्शनल ग्रुप उसके साथ अटैच हैं। सो अब आपने ये देखना है कि हेयर इन दिस केस व्हाट विल बी द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन। सो अब आपने ये सोचना है, फिर आपने अगली स्लाइड पे जाना है, और उसमें ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बने हुए हैं और उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर है, तो यहाँ पे एक जाहिर है एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एक लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है यहाँ पे, और यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका हुआ है, तो यहाँ पे एक डायपोल इंटरेक्शन क्रिएट हो जाएंगी। सो जो है इसमें यानी स्क्यू कन्फर्मेशन भी इसको कहते हैं, और इसको स्टैगर्ड गाउची स्टैगर्ड कन्फर्मेशन भी कहते हैं। तो ये भी जो है वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की वजह से जो है ये कन्फर्मेशन भी ज़्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू जो है वो एंटी कन्फर्मेशन की। सो दिस कन्फर्मेशन इज प्रोबेबल फॉर फिटिंग विद रिसेप्टर साइट and any change in the structure which destabilizes this गाउची स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, जो ये पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी है
और वो रिसेप्टर साइटमर इसी फॉर्म में जाके फिट होता है इसी कंफर्मेशन में। अगर कोई भी फैक्टर जो है वो इस स्टैगर्ड गाउची स्टैगर्ड कंफर्मेशन को डिस्टर्ब करेगा तो उसकी वो जो एक्टिविटी है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। सो ये मैंने डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स के लिहाज से आपको पढ़ाया, आपने देखा। आपने ये देखा कि अगर हमारा हम ये जान मतलब ये हम लिटरेचर से देखते हैं कि अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन इक्लिप्सिंग में हो तो वहां पे 4 किलो जॉल पर मोल का एनर्जी का वहां टॉर्शनल मतलब वो आता है, उसकी वजह से एनर्जी बढ़ती है सिस्टम की। अगर हाइड्रोजन टू CH3 हो रहा हो बॉन्ड दोनों में से क्लिप्सिंग हो रही हो तो जाहिर है वहां पे टॉर्शनल स्ट्रेन के साथ साथ थोड़ा सा स्टेरिक स्ट्रेन भी आता है, तो थोड़ी सी एनर्जी बढ़ जाती है। अगर दो CH3 एक दूसरे के साथ इक्लिप्सिंग में हो यानी एक दूसरे के पैरेलल हो तो वहां टॉर्शनल और स्टीरिक स्ट्रेन दोनों होते हैं, तो वो एनर्जी और ज्यादा उसकी वजह से डिस्टेबलाइज होते हैं और उस केस में 11 किलो जॉल पर मोल ऑलमोस्ट एनर्जी बढ़ जाती है। और अगर CH3 गाउची हो तो वहां पे सिर्फ स्टीरिक स्ट्रेन होता है, तो जो है वो टॉर्शनल स्ट्रेन वो वाले नहीं होती, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी जो है वो 3.8 जो है वो उसमें होती है। फिर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन इक्लिप्सिंग में देखें ज्यादा एनर्जी वो हो रही है, तो इससे ये अंदाजा लगा ले कि गाउची अगर CH3 एक दूसरे के साथ 60 डिग्री पर भी है तो फिर भी गाउची जो है वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन इक्लिप्स वाले से लोअर एनर्जी पर है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म इन प्रोपेन जो है वो आपने खुद देखना है, नथिंग डिफिकल्ट के जो पीछे जितना कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ और वो सब कुछ उसके करने के बाद ये आपको बहुत आसान लगना चाहिए। इसी तरह ब्यूटेन का केस में भी जितना हमने सब्स्टिट्यूटेड पढ़ लिया है वो आपके लिए कोई मुश्किल तो उसमें नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं ये भी थोड़ा सा आपको ब्यूटेन के लिहाज से आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो ब्यूटेन आप जानते हैं कि 4 कार्बन उसमें हैं और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और लीनियर अल्केन है और तमाम जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, फिर वो टेट्राहेड्रल भी अरेंजमेंट होगी उनकी। लेकिन जब आप प्रोपेन आपने किया होगा उसका, तो प्रोपेन की जगह अगर एक और मिथाइल ग्रुप आ गया तो वो आपके पास ब्यूटेन हो गया। सो देयर इज रोटेशन अबाउट 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड हो सकती है, C1 C2 C2 और C3 में हो सकती है। लेकिन जो C1 C2 जो होगी रोटेशन उसमें इतने ज्यादा कोई डिफरेंट और बहुत ज्यादा वो डिफरेंट या इंपॉर्टेंट जो है वो कंफर्मेशन नहीं आती, तो इसलिए C2 C3 की रोटेशन में ज्यादा आपके पास कंफर्मेशन आती हैं जो एनर्जी के लिहाज से भी डिफरेंट बड़ा उनमें वेरिएशन होती है, तो इसलिए हम C2 और C3 की रोटेशन ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे आपके पास न्यूमैन प्रोजेक्शन बने हुए हैं। अगर आपने C1 है और फिर सर्कल C2 है और यानी C1 C2 आपके पास होगा तो वो बिल्कुल सिंपल सा केस हो जाएगा कि बाकी सिर्फ जैसे आपके पास प्रोपेन के केस में यहाँ पे CH3 था, तो अब इतना फर्क यहाँ पे सिर्फ ये रहा कि यहाँ इथाइल आ गया, तो बाकी सब कुछ वो रहेगा वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर आप C2 यानी कि उसकी जो है वो इक्लिप्स्ड और वो कंफर्मेशन जो है वो इस तरह से बनेंगी, अगर आप C1 C2 की, तो वो कोई उस तरह से उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो वैसे ही है जैसे आपने प्रोपेन के लिए देखी है। लेकिन यहाँ अब इथेन आ गया है, इथाइल ग्रुप आ गया है और वहां पे मिथाइल ग्रुप था, तो इसलिए ये आप आराम से मतलब वो C1 C2 में इतनी सिग्निफिकेंट वो कंफर्मेशनल आइसोमर्स नहीं बनती। लेकिन अगर आप बात करते हैं C2 और C3 वाले बॉन्ड की, अच्छा C1 C2 हो या C3 C4 बॉन्ड हो एक ही बात है ना, वो दोनों साइड तो इक्विवेलेंट है आपके पास। लेकिन अगर हम बात करते हैं C2 और C3 की तो फिर हमारे पास ज्यादा वेराइटी आती है डिफरेंट तरह के एनर्जी के लिहाज से, तो उसमें आपके पास जो है वो गाउची और एंटी स्टैगर्ड कंफर्मेशन वाला सिनेरियो बनेगा, जैसे अभी हमने सब्स्टिट्यूटेड इथेन में देखा कि अगर दोनों मिथाइल एक दूसरे के पैरेलल हैं 0 डिग्री पर हैं तो वो फुली इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन है। अगर दोनों मिथाइल एक दूसरे से 60 डिग्री पर हैं तो वो गाउची स्टैगर्ड कंफर्मेशन है। और अगर एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल इक्लिप्सिंग उसमें है तो वो पार्शियली इक्लिप्स्ड है। और अगर दोनों मिथाइल जो है वो एंटी स्टैगर्ड कंफर्मेशन एंटी वाले फॉर्म में है तो वो एंटी स्टैगर्ड कंफर्मेशन है। और ये फिर पार्शियली इक्लिप्स्ड, गाउची स्टैगर्ड एंड फुली इक्लिप्स्ड। ठीक है, सो स्टैगर्ड कंफर्मेशन क्या है? कंफर्मेशन विद टू लार्ज ग्रुप्स 180 डिग्री फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एंड स्टैगर्ड कंफर्मेशन विद टू लार्ज ग्रुप्स जिनमें वो 60 डिग्री पर हैं उसको हम गाउची जो है वो कर रहे हैं। तो एंटी जो है वो ग्रीक वर्ड इस ग्रीक फॉर ऑपोजिट है और गाउची जो है वो इस फ्रेंच फॉर लेफ्ट साइड पर आएगा, यदि वो 60 डिग्री पर है दूसरा। एंटी कंफर्मेशन क्या है? अच्छा, अब हम इथेन वाला केस नहीं पढ़े, अब हम वहां आ गए जहां दो मिथाइल है, वहां कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई जो है वो डायपोल डायपोल उस तरह की इंटरेक्शन नहीं एग्जिस्ट करती। तो इस केस में एंटी कंफर्मेशन जो है वो लोअर इन एनर्जी पर होगी, जिसमें दो मिथाइल सबसे
फार अपार्ट होंगे। उसकी रीजन आगे चल के हम मजीद डिटेल में भी देखेंगे। और गाउची कन्फर्मेशन इसके मुकाबले में हायर एनर्जी पर होगी, लेकिन इक्लिप्स में फिर भी ये इक्लिप्स के मुकाबले में तो लोअर एनर्जी पर ही होगी, लेकिन एंटी के केस में जो है वो थोड़ी सी हायर एनर्जी पर होगी, क्योंकि दो मिथाइल एक दूसरे के साथ जो है वो 60 डिग्री के उस पर हैं। और वो आपने अभी पीछे देखा था एक टेबल में कि अगर दो मिथाइल एक दूसरे के साथ गाउची इंटरेक्शन में हो तो उनमें जो टॉर्शनल जो स्टीरिक हिंड्रेंस है उनकी वजह से एक इंटरेक्शन की वजह से कितनी एनर्जी वो है 3.8 किलो जूल पर मोल। तो एंटी के केस में तो वो एक दूसरे के 180 डिग्री पर हैं, तो उस केस में तो वो 3.8 की, यानी एंटी और गाउची जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है, मिथाइल मिथाइल 180 पर है और मिथाइल मिथाइल 60 डिग्री पर है, तो उस केस में आपके पास जो है वो 3 यानी कि गाउची स्टैगर्ड की जो एनर्जी होगी वो 3.8 तकरीबन किलो जूल पर मोल ज्यादा होगी, क्योंकि वो दो मिथाइल एक दूसरे के साथ 60 डिग्री पर हैं, तो वहां आपके पास स्टीरिक हिंड्रेंस वाला जो है वो फिनोमेना आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो, लेकिन एंटी के केस में ऐसा जो है वो कुछ नहीं आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एंटी के केस में दोनों मिथाइल एक दूसरे से कितनी दूर हैं, और गाउची के केस में वो एक दूसरे के करीब हैं, तो इस केस में चाहे वो इस तरफ हो या इस तरफ हो तो उनकी एनर्जी जो है वो कंपैरेटिवली हायर होती है। सो इन द एंटी कन्फर्मेशन द मिथाइल ग्रुप इज, अब मैंने कहा था ना कि गाउची गाउची में जब मिथाइल मिथाइल के दरमियान इंटरेक्शन होता है तो एनर्जी कितनी वो बढ़ जाती है उससे, वो टॉर्शन स्ट्रेन की वजह से 3.8 किलो जूल पर मोल। यहाँ कुछ आपके पास डेफिनेशंस लिखी हैं जो मैंने आपको पहले भी जो है वो बताई हुई हैं। ठीक है, so the methyl groups are closer to each other in case of जो है वो Gaussian conformation, and their electronic cloud repel each other trying to occupy the same region of space। जितनी रीजन उनके पास अवेलेबल होती है, जितना उन्होंने ऑक्युपाई करनी होती है, causing an increase in energy। और इस गाउची में मिथाइल मिथाइल इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी बढ़ती है वो 3.8 किलो जूल पर मोल होती है। और दिस अनफेवरेबल इंटरेक्शन इज कॉल्ड गाउची इंटरेक्शन, इज अ फॉर्म ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द टॉर्शनल स्ट्रेन। और स्टीरिक हिंड्रेंस समथिंग डिफरेंट। टॉर्शनल स्ट्रेन में कार्बन हाइड्रोजन का हमने देखा कि बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे कार्बन कार्बन या कार्बन, उनके दरमियान जो स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है कि दो एटम्स का एक पर्टिकुलर साइज होता है और हर एक के इलेक्ट्रॉन्स और वो एक स्पेसिफिक एरिया में स्प्रेड हुआ होता है। जब आप एक के एरिया में दूसरे के एरिया को, दो एटम्स को एक उनके एरिया जहां जहां उनके इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी स्प्रेड हुई हुई है वो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी और उसकी वजह से स्टीरिक हिंड्रेंस का फिनोमेना होगा। हमने इसको डिटेल में पिछले लेक्चर में स्टीरिक हिंड्रेंस या वंडर वॉल रिपल्शन को हम डिस्कस कर चुके हैं। So the two conformations exist in which this interaction are called Gaussian conformation and they are degenerate। Degenerate का मतलब है कि जो Gaussian इस तरफ को हो या इस तरफ को हो, ये दोनों गाउची कन्फर्मेशन दे आर डीजनरेट का मतलब दे विल बी ऑन द सेम एनर्जी। ठीक है, तो इस केस में भी आपके पास फुली इक्लिप्स्ड पार्शियली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन होगी। ठीक है, और पार्शियली इक्लिप्स्ड दो तरह की होंगी, एक में एक तरफ कार्बन हाइड्रोजन का होगा, यानी ये जैसे दो गाउची बन रही हैं इसी तरह दो आपके पास जो है वो पार्शियली इक्लिप्स कन्फर्मेशंस भी बन रही हैं। और उनकी जो है यानी कि कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन की इक्लिप्सिंग में, हम स्लो करो, आपके पास जो है कार्बन हाइड्रोजन की जो इक्लिप्सिंग है उसमें जो एनर्जी का वो कोई बात नहीं, इतना कुछ था हमको, वो भी जो है मैंने कुछ नहीं बनाया, बस पिज्जा बच्चों के लिए मंगवाया था। इतनी सी तारीफ की, इतना कुछ था इतना ज्यादा, अभी भी जो है ना वो खत्म नहीं हुआ, वो पड़े हैं बल्कि उसमें चीजें। थैंक यू सो मच।
अच्छा, आपके पास उसी तरह दो पार्शियली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशंस भी आ रही हैं, ठीक है। जिस तरह आपके पास दो गाउची स्टैगर्ड जो थी वो कन्फर्मेशंस आ रही थी, तो आप वो भी जाहिर है वो डीजेनरेट होंगी। तो अगर एक, जैसे मैंने आपको पीछे एक टेबल में बताया भी है, अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान इक्लिप्सिंग होगी तो वो 4 किलो जूल पर मोल एनर्जी को बढ़ाएगा उस मॉलिक्यूल की। और अगर हाइड्रोजन टू मिथाइल होगा, तो चाहे वो किसी भी साइड पर हो, तो वो 6 किलो जूल पर मोल जो है वो उसकी वजह से जो है वो उसकी जो एनर्जी होगी वो आपके पास बढ़ेगी, ठीक है। सो जो ओवरऑल एनर्जी का जो डिफरेंस होगा कि वन इक्लिप्स कन्फर्मेशन इज हायर इन एनर्जी देन द अदर टू। क्यों? क्योंकि वो दोनों फुली इक्लिप्स्ड होंगी, उसमें एक दूसरे यानी कि दो मिथाइल मिथाइल जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल में आ रहे हैं। सो इन द हाईएस्ट एनर्जी कन्फर्मेशन द मिथाइल ग्रुप आर इक्लिप्सिंग each other. Experiments suggest that this conformation has a total energy cost of 19 kilojoule per mole. और since we already know that कि अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन की इक्लिप्सिंग होगी तो 4 किलोजूल पर मोल एनर्जी का होगा। So it is reasonable to assign 11 kilojoule per mole to the eclipsing interaction of the two जो है वो मिथाइल ग्रुप। तो ये किस तरह से कि जो जो फुली इक्लिप्स कन्फर्मेशन होगी वो 19 किलोजूल पर मोल पर होगी, ठीक है। उसी लिहाज से आप फिर वो बाकी जो है वो कर सकते हैं, कैलकुलेट आराम से कन्फर्मेशंस की कर सकते हैं। सो ये डिफरेंट उसकी कन्फर्मेशन है आपके पास, टोटली इक्लिप्स्ड, गाउची स्टैगर्ड, पार्शियली इक्लिप्स्ड और एंटी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन की। अभी मैं आपको इसकी एनर्जी डायग्राम बताती हूँ। एनर्जी डायग्राम को देखें कि सबसे हाईएस्ट एनर्जी पर आपके पास फुली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है, फिर सबसे मतलब सेकंड हाईएस्ट लो जो है वो गाउची स्टैगर्ड है, फिर सेकंड हाईएस्ट जो है वो पार्शियली इक्लिप्स कन्फर्मेशन है दो, और सबसे लोएस्ट एनर्जी यानी लेट्स सपोज कि यहाँ किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी जीरो तो नहीं हो सकती ना, हमने फॉर एग्जांपल रेफरेंस के तौर पर उसका जीरो सेट किया हुआ है, तो डिफरेंस इन एनर्जी जो है जो कि इन फैक्टर्स की वजह से आ रही है, तो वो आपके पास जो है वो लोएस्ट पर है, और ये बाकियों के दरमियान जो है वो एनर्जी का बताया गया है आपके पास। ये बेसिकली कन्फर्मेशनल एनालिसिस क्या है? कन्फर्मेशनल एनालिसिस जो चेंजेस की वजह से जो एनर्जी में जो मतलब डिफरेंट कन्फर्मेशंस के बनने से जो एनर्जी में जो चेंजेस आ रही हैं उनकी जो स्टडी जो हम कर रहे हैं उससे जो है वो हमें ये इंफॉर्मेशन पता चल रही है। सो ये मॉडल्स की नहीं, ये मॉडल्स की फॉर्म में उसकी वो एनर्जी डायग्राम को बताया गया है, ठीक है। ये आपको जो मैंने आपको बार बार बताती जा रही हूँ कि इक्लिप्सिंग किस किस तरह से होगी तो कितनी एनर्जी कॉस्ट उसके लिए हमें करनी पड़ेगी, तो वो यहाँ पे दोबारा से है। अब आपके पास अगर ब्यूटेन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन, आप दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें OH से, तो फिर उसमें देखें उसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, दोनों मिथाइल एक दूसरे के साथ यानी गाउची की फॉर्म में हो और दोनों हाइड्रोक्सिल गाउची की फॉर्म में हो, दोनों मिथाइल एक दूसरे के साथ एंटी की फॉर्म में हो और दोनों हाइड्रोक्सिल एक दूसरे के साथ एंटी की फॉर्म में हो। एरिथ्रो और मीजो क्या है ये आप इस वक्त छोड़ दीजिएगा, आगे चल के हमने इसको डिटेल में पढ़ना है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन की बेसिस पर नाम है, तो वो हम बाद में देखेंगे। इस वक्त आप सिंपल इसको ब्यूटेन 2,3 डायोल समझें। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक दूसरे के साथ गाउची गाउची में है या वो एंटी एंटी की फॉर्म में है, तो इसमें क्या ज्यादा स्टेबल होगा पहले हम वो देख लेते हैं। देखिए अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ गाउची गाउची की इंटरेक्शन में है, ठीक है, दोनों मिथाइल का 60 डिग्री का एंगल आ रहा है और दोनों हाइड्रोक्सिल का 60 डिग्री एंगल आ रहा है, तो वो इंटरेक्शन जो डिसफेवर करेंगी वो क्या होंगी? वो इंटरेक्शन स्टीरिक हिंड्रेंस होगी। जाहिर है आप जानते हैं कि जब दोनों मिथाइल एक दूसरे के साथ गाउची इंटरेक्शन में होते हैं तो वहां जो एनर्जी का जो डिफरेंस है, मतलब जो एनर्जी का जो कॉस्ट है उस स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से, वो हमने पीछे बहुत दफा पढ़ा है, वो 3.8 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। सो एक तो वंडरवाल रिपल्शन होगी, और जाहिर है हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो हैं वो नो डाउट कि उनमें अट्रैक्शन भी होगी, लेकिन वो लोन यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन यहाँ पे रिपल्शन भी होगी दो लोन पेयर्स के दरमियान। ये तो दो रीजंस थी जो डिसफेवर कर रही थी ना, और आप जानते हैं कि इससे तो सिर्फ 3 और आप अच्छा अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे बात है, देखो आप ये जानते हो कि मिथाइल मिथाइल के दरमियान जब स्टीरिक हिंड्रेंस होगी तो कितना को एनर्जी का वो डिफरेंस बन रहा था, यानी कॉस्ट ऑफ एनर्जी कितना आ रहा था, वो मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी बढ़ रही थी, वो 3.8 किलो जूल पर मोल था ना।
और यहाँ पे भी जाहिर है लोन पेयर से भी जाहिर इंटरेक्शन होगी। चलो मान लिया कि कुछ एनर्जी का इंक्रीज यहाँ पे आ रहा है, लेकिन आप ये जानते हैं कि हमने अभी पीछे देखा है कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई थी एक मॉलिक्यूल में, तो हमने देखा कि इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से 20 से 30 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है उस मॉलिक्यूल की लो हो गई थी। तो अगर ये दो फैक्टर उसको लो भी कर रहे हैं, लेकिन ये देखो कि हाइड्रोक्सल हाइड्रोक्सल के दरमियान जो फेवरेबल जो चीज है वो क्या है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और दूसरा ये कि जब इस तरह के इंटरेक्शन में ये होंगे, तो इसमें ये जो कार्बन टू हाइड्रोजन सिग्मा और सिग्मा स्टार, यानी एक कार्बन का हाइड्रोजन का कार्बन टू हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड और दूसरे कार्बन के ऑक्सीजन का सिग्मा स्टार, वो एक दूसरे के सामने इस तरह से आ जाते हैं। और ये मैंने बिल्कुल पहले लेक्चर में भी आपको समझाया था कि जिसकी वजह से ये एम्प्टी होता है और ये फिल्ड होता है, तो वो एक दूसरे को स्टेबलाइज ये इसको करता है। देखो ना, जब एक दूसरे के आमने सामने कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आ जाएंगे तो वो तो रिपल्शन का चांस होगा, लेकिन अगर इस तरह के आ जाएंगे और सेम इस तरह इस साइड पर भी होंगे, यानी यानी यहाँ पे कार्बन टू जो है वो आपके पास हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स और इस कार्बन टू ऑक्सीजन के सिग्मा स्टार के ऑर्बिटल जो हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करें। दूसरी साइड पे आपके पास इसका कार्बन टू कार्बन और इसका जो है वो कार्बन टू ऑक्सीजन, तो सिग्मा दो तरह दो हो रही होंगे, इस तरह के दो फैक्टर आपके पास ये हो रहे हैं, एक इधर और एक इधर। तो ये और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये इतना स्टेबलाइज कर देता है कि इसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि यानी कि वो कंपनसेट हो जाता है। तो ओवरऑल जो नेट इफेक्ट होता है वो इसका स्टेबिलिटी वाला होता है। इसके केस में अभी मैं आपको सिर्फ गाउची वाले का बता रही हूँ कि अगर दोनों गाउची गाउची के फॉर्म में होंगे। अब हम देखते हैं कि देखो आप इसकी पॉसिबिलिटीज और देखो और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ये वो पॉसिबिलिटीज हैं जहां दोनों मिथाइल और दोनों हाइड्रोक्सल गाउची वाली 6 गाउची इंटरेक्शन में है। ये वो पॉसिबिलिटी है जहां पर दो मिथाइल तो गाउची में है लेकिन हाइड्रोक्सल जो है वो आपके पास एंटी पोजीशन पर है। और ये वो पॉसिबिलिटी है जहां दो हाइड्रोक्सल आपके पास जो है वो गाउची में है और दो मिथाइल जो है वो एंटी में है। तो अब हमने इनमें देखना है कि इनमें सबसे ज्यादा क्या होगा। तो इनमें क्या है कि इंटरेक्शन जो अभी हमने पीछे पढ़ा जो डिसफेवर कर रही थी इस गाउची गाउची वाले को, वो वंडरवाल रिपल्शन थी और वो रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर्स थी। लेकिन जो इंटरेक्शन इसको फेवर कर रही थी वो एक ये इंटरेक्शन थी, एक कार्बन का सिग्मा बॉन्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल दूसरे कार्बन टू हाइड्रोजन के सिग्मा स्टार के साथ इंटरेक्शन शो कर रहा है, और एक कार्बन टू कार्बन का दूसरा कार्बन टू ऑक्सीजन के सिग्मा स्टार को। और इस तरह के फैक्टर हमारे पास यानी इस तरह की इंटरेक्शन दो होंगी और ये एक होगी, यानी ये दो दो टू से मल्टीप्लाई इसलिए किया है कि ये 2 टाइम्स होंगी। सो इसलिए और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी। तो यहाँ कितनी ये वाली इंटरेक्शन हैं जो उसको फेवर कर रही हैं। अच्छा, इंटरेक्शंस फेवरिंग यहाँ पे नहीं है और ये डिसफेवरिंग कौन सी है, यहाँ पे वंडरवाल रिपल्शन भी है CH3 के दरमियान, और यहाँ पे एक वंडरवाल रिपल्शन दो वो भी है जो Me और OH के दरमियान है। तो यहाँ पे तो कोई ऐसा फैक्टर नहीं है, ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना इस तरह की कोई इंटरेक्शन होगी कि जो इसको जो स्टेबल हो सके। लेकिन इसके केस में क्या होगा, इधर आपके पास रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर वाला केस आपके पास होगा, वंडरवाल रिपल्शन होगी मिथाइल ऑक्सीजन हाइड्रोक्सल और मिथाइल हाइड्रोक्सल के दरमियान दो मतलब 2 जो फेवरेबल इंटरेक्शंस हैं वो कौन कौन सी हैं, दो आपके पास सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन और सिग्मा स्टार कार्बन ऑक्सीजन, ये वाली इंटरेक्शन जो इसमें मौजूद थी वो यहाँ होंगी। और इसके अलावा कार्बन कार्बन और सिग्मा स्टार कार्बन कार्बन को जो वो फेवरेबल वाली होंगी, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली भी होंगी। ठीक है, तो आपके पास जो ओवरऑल आपके पास जो आएगी वो जी वाली AG और फिर GA वाली जो है वो स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा होंगी। तो ये आपने देखना है। और अब कुछ प्रैक्टिस है आपके पास कि आपने डिफरेंट मतलब बॉन्ड्स को रोटेट करा के आपने डिफरेंट कन्फर्मेशन बना के आपने इस स्ट्रक्चर में इसमें देखना है। ये ऊपर सवाल है, इसका तो सोल्यूशन मौजूद है लेकिन फर्दर क्वेश्चंस के सोल्यूशन मौजूद नहीं है। ये जो डिफरेंट कन्फर्मेशन आपके पास, कुछ सवाल आपके पास ऑलरेडी इसमें सॉल्व हुए हैं, स्लाइड्स के अंदर उनके जवाब मौजूद हैं जो आज हमने पढ़ा भी है, जैसे ये मुझे नजर आ रहे हैं इसमें। लेकिन आपने इन पे प्रैक्टिस करनी है और इनको जो है वो आपने सॉल्व करना है ताकि ये जो कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म इन स्ट्रेट चेन वाला था ये आपको समझ आ जाए।